मंत्री हैं, उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, रतन टाटा साहब को फैक्ट्री लगानी थी नैनो गाड़ी के लिए। क्या किया मोदी साहब ने? टेलीफोन उठाया, रतन टाटा को फोन किया, कहा आपको जो चाहिए आप करें, आप गुजरात में फैक्ट्री लगा दीजिए। उसी वक्त रतन टाटा ने ऐलान किया और साल भी नहीं लगा शायद, नैनो गाड़ी जो है गुजरात में आपकी प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। मुझे उस तरह का चाहिए, मुझे नैनो गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे नैनो गाड़ी का टायर का एक फैक्ट्री दिखा दीजिए ना, जो लगा हो नैनो फैक्ट्री दिखा दीजिए, अब टाइम नहीं लगता। आपका ये मानना कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही है और जो डेवलपमेंट की बातें हो रही है जनाब, सिर्फ एक पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ना, कुछ मुझे नया कुछ नहीं दिख रहा है। कितना वक्त लग सकता है? मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि अगर आप क्या 3 साल काफी नहीं है? उसमें कोविड भी चलिए, गुलाम नबी आजाद साहब कितने कोविड के 2 साल भी निकालिए। अब कोविड, अब आपका बहाना, आप तो कहते हो कोविड में आपकी इकोनॉमी ग्रो कर गई। आप तो दुनिया को कहते हो ना, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप तो कहते हो हमारा जीडीपी देखिए, हमारे जीडीपी पे कोविड का कोई असर ही नहीं पड़ा। जब आपको कोविड दिखाना होता कि देखिए आप कितनी कामयाबी से हम कोविड का मुकाबला कर गए, तब तो आप कहते हो कि कोविड का हमारी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ा। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और कहते हैं ना हमें जरा एग्जाम्पल दे दीजिए तरक्की की, आप कहते हो ना कोविड, हम कोविड में कुछ कर नहीं सके। ये दोनों तरफ से बहाना नहीं चलता ना। या तो कोविड आपने बड़ी कामयाबी से डील किया तो फिर ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर में भी डील किया होगा। जम्मू कश्मीर में कोविड क्यों? क्या बाकी मुल्क में कोविड नहीं था? वहां जीडीपी ग्रो करेगी, यहां हम ग्रो नहीं करेंगे, कोई वजह? ओवरऑल जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपने अपना पीरियड भी देखा, उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी पीरियड आया, हमने काफ़ी रेजिडमेंट देखी है सरकारों के खिलाफ। आज जो ये पीस दिख रहा है, जो कहा जा रहा है कि जब अमन है 2019 के बाद, क्या वाकईतन जम्मू कश्मीर के अंदर अमन है? कैसे आप देख रहे हैं इसको? अब इतना मैं जरूर मानूंगा कि आजकल जिस तरह हम बीच बीच में पथराव का दौर देखते थे वो हम नहीं देख रहे हैं। अब कहां तक इसमें लोगों का मिजाज बदल गया, या कहां तक इसमें हुकूमत का इतना दबाव है कि कोई फेंकना नहीं चाहता। जैसे भी हो, चलो अच्छा है, पत्थर ना ही फेंके जाए तो हम उस चीज़ का जो है इस्तिकबाल करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी निज़ाम कहाँ से बेहतर हुआ ना? मुझे कश्मीर का एक इलाका दिखाइए जहां पे आज खतरा ना हो। श्रीनगर की हम बात करेंगे, डाउनटाउन छोड़िए, अपटाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। जो गवर्नमेंट के करीब बैठे हैं वो बिना 10 बॉडीगार्ड के अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जिनको मामूली सा पोस्ट मिलता है वो फटाफट गवर्नर साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं ना मुझे वो खास सिक्योरिटी, स्पेशल ब्लू सफारी सूट वाले, मुझे वो चाहिए अपने बचाव के लिए। तो कहां से सिक्योरिटी मैं तब मानता ना अगर कि जब मेरी हुकूमत थी, श्रीनगर में हम सब ट्रैफिक लाइट के लिए रुकते थे। एज चीफ मिनिस्टर मेरे लिए कभी श्रीनगर में या कहीं पे रूट नहीं लगता था। आज जनाब जब गवर्नर साहब को कहीं जाना होता है, खतरा इतना है कि 10-10 मिनट तक वो सड़क बंद करते हैं। और मुझे पता है क्योंकि मैं गुपकार रोड पर रहता हूं, उनका आना जाना हमेशा वहां से होता है। मुझे पता है कितनी देर तक हमारे गेट बंद रखे जाते हैं क्योंकि खतरा इतना है। तो एक तरफ से अगर खतरा इतना है कि गवर्नर साहब के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर की तरह का रूट लगाना पड़ता है, दूसरी तरफ से आप कहते हो सिक्योरिटी का माहौल बेहतर हो गया। अगर बेहतर हुआ है तो गवर्नर साहब को तो फिर इस रूट की जरूरत ही नहीं है। फिर जैसे हम चलते थे ट्रैफिक लाइट पे रुक रुक के सेक्रेटेरिएट, इसी तरह वो भी रुक रुक के चले, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं कि खतरा है। उमर साहब मान रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर है सिचुएशन यहाँ, बाय एंड लार्ज आप कह रहे हैं कि जो जनाब हालात पहले थे वैसे ही हैं। अब कह रहे हैं जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, मैं कहूंगा हालात बिगड़ गए हैं, बेहतर नहीं हुए हैं, बिगड़ गए हैं। वैसे इलाके जिनको हमने मिलिटेंसी से आजाद किया था, के फिगर्स दिए जाने के जनाब इतने 100 मिलिटेंट हमने मारे, ये टारगेट लिस्ट है जी, अब इसके बाद कोई नहीं रहेगा। अब आप टारगेट कैसे रख सकते हो ना? आप क्या पुलिस को नंबर देते हो जैसे किसी बिजनेस का कि ना आपने इतना प्रॉफिट कमाना है तो आप एसएचओ को कहोगे ना आपने इतने मारने हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले को इतने मारने हैं, फिर जोन वालों को इतने मारने हैं।
अब ये Categorize तो आपके time में भी होते थे। मिलिटेंसी के खिलाफ ना- कैटेगराइज तो आपके टाइम में भी मिलिटेंट होते थे कि बिना ये टॉप 10 मिलिटेंट्स है, फिर हमें भी पता था किस ये तरीके नहीं, के लेकिन encounters हम नंबर के हिसाब से टारगेट, तो आप तो जिस तरह आप कह रहे हो कि नंबर के टारगेट दिए जा रहे हैं कि आप 10 मारिए, आप 15 नहीं मारिए, नहीं आप वो 20 नहीं है, मारिए। मैंने वैसा नहीं कहा। मैंने कहा कि टारगेट लिस्ट होता कि जनाब इतने मिलिटेंट अभी एक्टिव है तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बाद में हमें पता लगता है लेकिन कोई आपको जोनल पुलिस से वो स्टेट में आता है कहीं से। कोई आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये कह रहा है कि आज हमने एक मारा, लेकिन कितने और बने? तो आपका ये बन मानना रहे है हैं कि अगर एक मर रहा है तो एक दो और भी आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। साइकिल इज गोइंग ऑन। साइकिल इज कंटिन्यूइंग। और एक नया टर्म शुरू हुआ है, उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट या कुछ व्हाइट ऐसा। कॉलर हाइब्रिड, हाइब्रिड या व्हाइट कॉलर, दोनों। ये मतलब मेरे दौर में तो ये सिस्टम था नहीं। हमारे पास कोई इस तरह की कोई वो ये क्लासिफिकेशन थी नहीं, मिलिटेंट, टेररिस्ट, मिलिटेंट, कोई हाइब्रिड और ये नहीं। लेकिन ये हाइब्रिड तो नए होंगे ना, ये अभी अभी बने होंगे, कोई 8-10 साल पुराने तो नहीं होंगे हाइब्रिड। मतलब पॉलिटिकल खामोशी को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने खुद कहा कि कुछ लोग थे जो सड़कों पर थे, आजकल नहीं है वो खामोश है, तो क्या ये सरकार का पॉजिटिव पॉइंट है कि वो उन्हें इस बात कर पुष्ट वॉल कर गए कि भैया अब आप बात नहीं करेंगे, और वो नहीं करते हैं बात, बिल्कुल भी नहीं करते? क्या ये पॉजिटिव पॉइंट है? अगर हुकूमत के दबदबाव के बिना ये हालात रहें तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर सिर्फ यूएपीए के डर से और इस डर से कि पत्थर फेंकने वाला कोई और होगा, उसका खमियाजा भुगतने वाला कोई और होगा, जिस तरह किया जाता है कि पत्थर मैं फेंकूं, नौकरी से आप निकाले जाएं, अगर ये इस निज़ाम में हालात ठीक रहते हैं तो ठीक है, बट वेदर दैट इज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इज अनदर मैटर। बट एज आई सेड, मैंने जैसे कहा जनाब, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं जो कभी ये कहे कि जम्मू कश्मीर में पत्थर चलने चाहिए। उमर साहब, आप दिल्ली आए, मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर साहब से आप मिले, और उसके बाद ऑल पार्टीज डेलीगेशन भी आया, बड़े दिनों बाद आप जेल से बाहर आए, और उसके बाद एक मीटिंग और भी हुई। क्या उसके बाद कुछ चीजें बदली पॉलिटिकल फ्रंट पर? ना, हम उम्मीद कर रहे थे कि बदल जाएंगे, लेकिन नहीं बदले। और हाँ, कंफ्यूजन बढ़ गया, क्योंकि कंफ्यूजन का कोई खात्मा नहीं है। एक वैक्यूम से हम गुजर रहे हैं। हमें अब कितने साल हो गए ना अब असेंबली इलेक्शन देखे हुए, 8 साल से ज़्यादा जी। अभी भी हमारी इंतज़ार का कोई खात्मा नज़र नहीं आ रहा है। आप क्लियर करिए ना, अब हमें बताइए। क्यों हमें कहा गया था, और मुझे अच्छी तरह से याद है, पार्लियामेंट में कमिटमेंट हुआ था कि डिलिमिटेशन के फौरन बाद मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें तय किया जाएगा इलेक्शन के डेट। डिलिमिटेशन हुए तो एक जमाना हो गया, अब हम किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं? वोटर अपग्रेडेशन भी तो एक प्रोसेस है, उसके बाद ही तो चुनाव। लेकिन किसी ने आपसे कहा कि वोटर अपग्रेड, ये लिस्ट के बाद इलेक्शन होंगे? मैंने तो नहीं सुना। लेकिन प्रोसेस है, सेट प्रोसेस तो यही प्रोसेस, लेकिन मैंने ये नहीं सुना ना कि इस प्रोसेस के बाद अगला कदम लिया जाएगा या नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो हमें क्रोनोलॉजी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अनसर्टेनिटी हमारे लिए खत्म कीजिए, हमें बताइए। हम पॉलिटिकल लोग, मैं इस अनसर्टेनिटी पे आऊंगा। एलजी साहब यहां पर भी थोड़ी देर पहले थे, इससे पहले भी वो कई जगह बोल चुके, कहने कि जनाब हमारे पास 33,000 लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और बड़ी चेन है, शायद ही कहीं जगह पर इतनी बड़ी चेन हो। ये चंद सौ लोग अभी नहीं है, ये भी जनाब आएगी और पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेगा। जनाब, क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में 3rd टियर है? अगर है तो मैं चुप बैठूंगा। हिमाचल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां पंचायत हैं, बिल्कुल काम कर रही है। उसके बाद ब्लॉक हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मतलब 3rd टियर वहां पे भी है। आप वहां एमएलए क्यों बना रहे हो? मत करिए इलेक्शन। मुझे कोई एतराज नहीं होता ना, अगर आप हमारे साथ बराबरी का सलूक करते। मैं बिल्कुल आपसे इलेक्शन की बात ही नहीं करता। अगर आप ये कहते गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या वहां 3rd टियर नहीं है? क्या उमर साहब का ये तो मुझे ये बताइए ना, ये बहाना क्यों कि क्योंकि यहां पे जितने भी 1000 बीडीसी, डीडीसी, एडीसी जो भी हैं ये काम कर रहे हैं, तो यहां पे आपको सेकंड लेयर की जरूरत नहीं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए क्यों? एक तरफ से तो आपने कहा कि 370 और 35A को हटाने का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को हम बाकी मुल्क के साथ एक बराबरी करें। अगर बराबरी करना है तो क्या फिर वो 2nd टियर का हमें बराबर का हक नहीं है?
या तो फिर आप हमें कहिए कि हम लद्दाख की तरह हैं, वी विल बी यूटी विदाउट असेंबली, ठीक है ना, देन विल शट अप, विल नॉट आस्क। क्या उमर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जितनी देरी आप करेंगे उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी जम्मू कश्मीर? बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? तो इलेक्शन से अनसर्टेनिटी खत्म होगी? अब आप क्लियर करिए, नहीं करने कहिए, नहीं करने। मैं तो आपसे जानना चाहूँ, क्या इलेक्शन करवाने से जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे? ये जो अनसर्टेनिटी आपको लग रही है खत्म हो जाएगी? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो खत्म हो जाएगी ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो खत्म हो जाएगी। ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि आम लोग गवर्नर रूल से तंग आ गए हैं। आम तौर पे मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि गवर्नर्स रूल के दौरान लोग कुछ हद तक मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले, जो ट्रांसफर, जो ये चीजें, इनमें पॉलिटिकल दखल अंदाजी नहीं होती। लेकिन आज जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, लोग खुद तक तंग आ गए हैं, थक गए हैं। वो कहते हैं ना कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो उतना हम इस मुसीबत से निकल आए। और ये मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, जम्मू में भी अक्सर बेशतर लोग इसी इंतजार में हैं कि कब उनके चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, उनकी अपनी हुकूमत होगी, वो हुकूमत को जवाबदेह बनाएंगे। उमर साहब, मुझे याद है आपके भी कुछ स्टेटमेंट्स थे, पार्टी के आपके टॉप लीडर्स भी कह रहे थे कि जनाब ये असेंबलियां बनेंगी भी, इलेक्शंस भी होंगे, लेकिन हमारे हाथ तो खाली रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी। मैंने तो नहीं कहा सर, आपकी पार्टी के स्टेटमेंट्स है सर, चेक ऑन कीजिए। किसने कहा? मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं। आपको एक मिसाल मिलता है जनरल सेक्रेटरी साहब है ना, वो जनरल सेक्रेटरी नहीं है, वो जनरल सेक्रेटरी नहीं है ना उनको इलेक्शन लड़ना है, उनको इससे गम ही नहीं है, वो छोड़ दीजिए ना, हमें मालूम है। चलिए, ये तो मैं मान के चलूंगा कि जब तक हम यूटी हैं, जितना हमारे पास पावर होना चाहिए नहीं होगा, लेकिन चलिए रुपए में से 10 पैसे काम कर लेंगे उस तक टाइम तक। अब जरा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की भी मैं बात करूंगा, चूंकि अब पीएचडी भी एक फैक्टर है, यहाँ से आज़ाद साहब भी एक फैक्टर उभर कर सामने आ रहे हैं, तो कहाँ पर आप किसको देख रहे हैं? वो तो लोग फैसला करेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर? मैं कभी भी मैंने पॉलिटिक्स में वोटर को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। मैं यहां बैठ के ये तय करूं कि जम्मू कश्मीर का वोटर किस तरफ अपना रुख करेगा। मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के वोटरों के साथ एक बहुत नाइंसाफी होगी। कैंपेन हो जाए, इलेक्शन हो जाए, सब पार्टियां जो हैं खुल के अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखें और लोगों को फैसला करने दीजिए। लेकिन उसमें भी हमें एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड चाहिए। आज वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कहते हैं ना, अगर जल्द से जल्द ये सारा निज़ाम अंडर इलेक्शन कमीशन आ जाए तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। यहाँ कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना। यहाँ उन लोगों की मुझे अपना पॉइंट खत्म करने दीजिए। यहाँ उन लोगों को पॉलिटिक्स करने की इजाजत है जो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के बहुत करीब हैं। जो लोग इस गवर्नमेंट की या बीजेपी की मुखालफत करते हैं, उनका हाल मुझसे पूछिए ना। मेरे साथियों को हफ्ते में एक दिन मुश्किल से अपने इलाके में जाने की इजाजत दी जाती है, बाकी टाइम पुलिस वाले उनको अपने घरों से निकलने नहीं देते। ये हाल है यहां। मतलब सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो पॉलिटिकल बुनियाद पे होता है। मैं मिसाल दूंगा, एक हमारी पार्टी की एक लेडी महिला साथी थी, कुछ वक्त तक वो हमारे साथ थी, बहुत चाहती थी कि उसको एक पीएसओ मिले, बहुत चाहती थी ना। मुझे कहीं जम्मू की थी, मुझे एक पीएसओ दिलवा दीजिए, मैं नहीं दिलवा सका। मैं जिनके छीने गए उनको नहीं दिलवा सका तो इनको क्या दिलवा देता। नहीं दिलवा सका उनको मैं पीएसओ। जिस दिन सुबह वो हमारी पार्टी छोड़ के बीजेपी के स्टेज पे खड़े हुए, उसी दिन शाम को घर के बाहर गार्ड भी लगा, 4 पीएसओ भी लगे, और जब वो जम्मू शहर से बाहर जाती हैं तो एस्कॉर्ट भी लग जाता है। आपका कहने तो कहने का मतलब मेरा ये कि जब तक आप बीजेपी की मुखालफत करते रहोगे, आपकी जिंदगी की कोई कदर नहीं, आपकी सिक्योरिटी का कोई कदर नहीं, कुछ नहीं। जिस दिन आप बीजेपी के साथ जाओगे, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा उमर साहब, मैं जरा ट्रांसपेरेंसी पर आऊंगा, क्योंकि एलजी साहब भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे आज वो दिन नहीं है जी, कुछ घरों को फायदा मिलेगा या कुछ लोग दुकानें खोलकर नौकरियां बांटेंगे। हमने जहां पर भी इंक्वायरी की, कुछ लगा तो हमने लिस्ट को कैंसिल किया। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी की लेवल। अब हम ऑनलाइन सब कुछ चला रहे हैं जी, और जहां पर दर्जनों दिन लगते थे फाइलों को चलने में, वहां सबको पता लगता है कि मेरा ऑनलाइन काम कहां पर पहुंचा है।
अब हमें तो हुकूमत छोड़े हुए काफ़ी साल हो गए, बताइए ना अब कहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट में धांधली की। हमें लिस्ट कैंसिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से लिस्ट बनाए, लोगों के सामने रखे, कहीं पे उस पे उंगली नहीं उठी। सत्यपाल मलिक साहब तो आज भी सवाल उठा रहे हैं। सत्यपाल मलिक साहब तो आज मोदी साहब को नहीं छोड़ते, तो मेरी तो बात ही नहीं है। आप मैं ये बात करता नहीं, लेकिन अब आप सत्यपाल मलिक साहब के बयान देखिए, जो कहाँ बैठे हैं, मिजोरम, मणिपुर, कहीं वो नागालैंड, कहीं पे हैं वो गवर्नर। सबसे ज्यादा आज अगर वो किसी को निशाना बनाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री को बनाते हैं। वो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट से ज्यादा किसान विरोधी गवर्नमेंट कोई हो ही नहीं सकता। और ये राजभवन में बैठे हैं, गवर्नर साहब बैठे हैं, वो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट से ज्यादा कोई किसान विरोधी गवर्नमेंट हो नहीं सकता। तो मैं कौन सी चीज हूं ना, मेरे खिलाफ तो वो तो कहीं अलग स्टैंड है ना। जब ये नाइंसाफी है, जब वो मेरे खिलाफ कहते हैं तो आप कहते हो ना सत्यपाल मलिक को देखो। जब वो वजीर आजम साहब के बारे में कहते हैं, वो आप कहते हो जवाब देंगे। अभी थोड़ी देर आपके बाद आने चुक साहब तो जवाब देंगे ना कि सत्यपाल मलिक साहब को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज तो आपसे पूछेंगे ना कि सत्यपाल मलिक साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहे हैं हमारी स्टेट के, वो कह चुके हैं कई बार कि जब जेके बैंक के घोटाले देखिए, पुलिस भर्तियों के घोटाले देखिए, किसी को नहीं। कितनी देर गवर्नर थे, कितनी देर गवर्नर थे, निकालते ना, फाइल एक बना के दे देते, किसने रोका, जाते जाते कर देते फाइल। उल्टा आज सत्यपाल मलिक साहब पे सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, जो उन्होंने उस वक्त कहा कि मुझे एक एक फाइल के लिए 150 करोड़ दिए जा रहे थे। कहा उन्होंने, नहीं कहा? बिल्कुल। फिर ये जो ईडी, एनफोर्समेंट, एनआईए के छापे हैं, इसको भी आप कहने के ना पॉलिटिकल विच? मैंने नहीं कहा, मैंने कभी ये नहीं कहा। वो अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए ना। आप सेटिस्फाई हैं जैसे काम हो रहा है? मेरा सेटिस्फाई होने ना होने में क्या फर्क क्योंकि आपको भी बुलाया गया, कहीं बुलाया गया, मैं गया, मैंने जवाब दिया, वापस आया। यानी कोई इशू नहीं है इसमें? जिस मैं इन लोगों में से नहीं हूं। वो ठीक है ना, अब नौकरी करते हैं, वो मालिक नहीं है, वो नौकरी करते हैं ना, तनख्वाह कमाते हैं, उनका काम है। मैं ये इन ड्रामों में नहीं पढ़ता। आप भी मरकज में रहे हैं, स्टेट में रहे हैं। किसने यूज नहीं किए? यूज करने वाले जब अब्यूज हो जाते हैं उनको तब गुस्सा आ जाता है। ये ना ये तरीका गलत है। अब मैं अचानक पीएसए की मुखालफत करूं क्योंकि मैं पीएसए में गिरफ्तार हुआ। जब मैं पीएसए लगा रहा था तब मुझे ठीक लगा। ये ना ये ज्यादती होगी। मैंने कानून इस्तेमाल किया, उस कानून को फिर मैंने भी भुगता ना, कानून था, ठीक है। अब वो लोग जो जिन्होंने सीबीआई को केज्ड पैरट बनाया, आज अगर वही केज्ड पैरट उनके पीछे पड़े तो वो किस मुंह से फिर उसकी मुखालफत कर सकते हैं? चले ना, अब कोई नहीं, चलता रहेगा। अब जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों हम देख रहे थे, इलेक्शन की एक ब्रीफिंग हुई, इलेक्शन कमीशन की एक ब्रीफिंग हुई, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आए, उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने बयान दिए, फिर एक मीटिंग भी हुई जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हुई। क्या उसके बाद अब ये मामला सेटिस्फाई आप हैं? कि सेटिस्फाई तो हम तब होंगे जब इलेक्टोरल लिस्ट प्रिंट हों, क्योंकि ना ये 25 लाख का नंबर हमने अपने घर से नहीं दिया। जब मीडिया को ब्रीफ किया गया 25 लाख का जिक्र उसमें हुआ। अब ये 25 लाख का नंबर आया कहां से, और अचानक 25 लाख कहां से बढ़ेंगे? अभी आपके बीडीसी डीडीसी इलेक्शन किए हुए कितना टाइम हुआ? चंद ही साल जी। क्या उस वक्त आपके इलेक्टोरल रोल्स अप टू डेट और रिवाइज नहीं थे? बिल्कुल, उस वक्त भी थे जी। तो फिर उन रोल्स में और इन रोल्स में अचानक 25 लाख कहां से आएंगे? ये 25 लाख वही तो, अब हम नंबर हमने नहीं दिया, नंबर आपने दिया। आप एक्सप्लेन करिए ये 25 लाख आपने लाए कहां से? आप कहते हो वो जो अब 18 की उम्र क्रॉस कर गए, क्या 3 साल में 25 लाख लोग 18 की उम्र क्रॉस कर गए? हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं फिर, अगर 3 साल में अचानक 25 लाख हमारे 18 की उम्र क्रॉस कर गए? अच्छा, फिर ये क्लियर नहीं होता कि सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या है। जहां तक मैं जानता हूं एक पीस स्टेशन में ही वो ट्रांसफर हो सकता है। जम्मू कश्मीर में अफस्पा लगा हुआ है, यहां कोई पीस स्टेशन नहीं है, ना जम्मू में ना कश्मीर में। लेकिन मेरा काम नहीं है ये क्लैरिफाई करना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना क्लैरिफाई करना। लोग इस पे सवाल उठाते हैं जनाब, जो यहां पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितने भी हैं, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, आर्मी,
इनका वोट ट्रांसफर होगा या नहीं। अब यानी कुल मिलाकर गलतफहमियां हैं तो उनको दूर वेट करिए। करेंगे तब तक जब तक इलेक्टोरल रोल सामने नहीं आएंगे, उसके बाद हमें पता officials- चलेगा कि हुआ क्या, लेकिन तब तक तो हम सवाल करते रहेंगे और हम जवाब मांगेंगे उसका। अच्छा उमर साहब, चुनाव की बीच में बात चल रही है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन पावर आती है तो क्या चीज ऐसी होगी जो आप स्टेबल करना चाहेंगे स्टेट को? क्या ऐसे रिफॉर्म्स होंगे जो आप कर सकते हैं? अगर आप मुझसे अभी मेरा मंशूर मत मांगिए। किसी और पार्टी ने अपना एजेंडा या अपना मंशूर नहीं रखा है, मैं क्यों अपना रखूं? इलेक्शन का ब्यूगल बजा नहीं और मैं पहले से ही अपने मुखालिफों को मौका दे दूं कि वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है और अपना जवाब तैयार करें। मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं ना। अच्छा, थोड़ी सी बेवकूफी हो सकती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। अच्छा ये तो बता सकते हैं ना कि अभी अगर जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हैं, दिल्ली में हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे उमर अब्दुल्ला कि भैया ये चीज अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए आसानी होगी, मुश्किल नहीं पड़ेगी? मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि जितना ज्यादा हम लोगों को सच बताएं उतना ही बेहतर है। जितना हमसे हो सकता है उतना ही हम कहें, उससे ज्यादा नहीं। आज आदत ये हो गई है, और शायद इसलिए क्योंकि यहाँ अब ज़्यादा मुखालफत गवर्नमेंट की अखबारों में और इन जगहों पे होती नहीं है, तो ये अपने पोस्टर और बैनर को ही सच समझना शुरू कर जाते हैं। ग्राउंड पे हुकूमत का वो असर असूक आज दिख नहीं रहा है जितना इनको लग रहा है। और मुझे पता ना, मैं अब हवाई दौरे नहीं करता हूँ, मैं ग्राउंड के जरिए दौरे, वो जमाना था जब मैं ऊपर ऊपर से देखता था और मुझे भी लगता था सारा कुछ बहुत अच्छा है, ऑल इज वेल। वो नीचे जब उतरता है ना बंदा, तब पता चल जाता है ना ऑल इज नॉट वेल। यहाँ कुछ लोगों को जो पोस्ट पे बैठे हैं, क्योंकि आज सच बोलने वाले बहुत कम हैं, अफसर आपको ज्यादा सच नहीं बताएगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि ऑफिशियल ब्रीफिंग्स या सीक्रेट ब्रीफिंग्स जो गवर्नमेंट को जाती है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से रियल पिक्चर गवर्नमेंट के पास नहीं है? अब कितना बोलूं मैं आपको, दिल की बात बताइए ना। दिल की बात, बिल्कुल दिल की बात सुनना चाहेंगे। मैं गवर्नर साहब को मशवरा दूं कि आप सीआईडी की ब्रीफिंग्स पे मत जाइए, वो बेड़ा गर्क करेंगे तुम्हारा। मैंने भी ना 6 साल सीआईडी की ब्रीफिंग्स हैं देखी, मैंने भी उनके वो डायरी देखी जो हर शाम को वो भेजते हैं, जिसमें वो रियासत के, उस वक्त तो रियासत था अब यूटी है, उसके हालात का आपको बता देते हैं। यहाँ तक कि मुझे उस वक्त याद है जब सीआईडी वाले मुझे मशवरा देते थे कि कौन सा आदमी किस इलाके में अच्छा खासा मजबूत है, जहाँ मैंने उनके कहने पे थोड़ी बहुत अपनी पार्टी में चेंज की, वहाँ मेरा बेड़ा गर्क हुआ। वहाँ मेरा बेड़ा गर्क हुआ। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि उनके कहने में और ग्राउंड रियलिटी में थोड़ा मैंने फर्क देखा है। तो गवर्नर साहब, और अब क्या करें ना, अब कम से कम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फायदा ये है, अब 90 होंगे, 80 कितने थे, 87 थे, नहीं 83 थे ना हमारे, हाँ, उनमें से कई आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको मतलब सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे, जो कहें आके मिलके आपको सच बताएंगे, जो जमीनी हकीकत जो है आपके सामने पेश करेंगे। आज वो सिस्टम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिन 30,000 वो इलेक्टेड नुमाइंदों की गवर्नर साहब ने बात की, उनमें से ज्यादातर तो अपने इलाके में जा नहीं सकते, कॉलेजेस और हॉस्टलों में रह रहे हैं। जो मिलते हैं वो सिर्फ तारीफ करने जाते हैं, वो सिर्फ तारीफ करने जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नर साहब कोई 15-20 लाख रुपए और सैंक्शन करके उनके इलाकों में काम कराएंगे, वो उनको नाराज नहीं करना चाहते। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा लोग आज हैं जो गवर्नर साहब के पास पहुंचते होंगे उनको ग्राउंड सिचुएशन जो है सही बताने के लिए। ऐसे हालात में ठीक फैसले लेना बहुत मुश्किल है। कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन का भी सवाल है और कश्मीरी पंडितों का भी एक बड़ा वाइब्रेंट इशू है। उमर अब्दुल्ला साहब, जिस तरीके से माजी में कोशिश हुई यूपीए 1 में, यूपीए 2 में, इस डिस्पेंसेशन में जो मौजूदा सिस्टम है, इसमें आपने कितनी पेशरफ्त उस पर देखी? बिल्कुल नहीं देखी। क्या देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा। वो तो भागने के लिए तैयार थे। जिस तरह हमें बीच बीच में अपने घरों में बंद किया जाता है, श्रीनगर में ताले लगते हैं, गेट के बाहर ट्रक लगते हैं, बिल्कुल हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ वही हुआ। वो अपने कैंप छोड़ के निकलना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट शर्मिंदा होना नहीं चाहती थी। उनको पता था कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा,
तो उनको कैंपों में बंद करके उनके गेट के बाहर ट्रक लगाए, कहा आप निकल नहीं सकते हो। वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे, एहतजाज करते रहे, हम भी उन तक पहुंच नहीं पाए। कौन गया यहां से वापस? वो तो कहते हैं कि आप हमारी नौकरियां ट्रांसफर कर दो, हम जम्मू आएंगे। आपने तो सिर्फ उनको वहां बांधा हुआ क्योंकि नौकरी की मजबूरी है। जिनको नौकरी की मजबूरी नहीं थी उनमें से कई सारे क्या टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो पॉलिसी बनाई गई थी यूपीए 1 के अंदर, आप उसको रिव्यू करने की जरूरत? आप पॉलिसी पे जा रहे हो, लेकिन अब हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन वहां से निकले क्यों? क्योंकि उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनसे छीनी गई। ठीक जी, वो अपने आप को वहां पे सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, असुरक्षित महसूस करते थे, अनसेफ जी। वो चले गए। मैंने हमेशा एज चीफ मिनिस्टर भी, उससे पहले उसके बाद भी, मैंने हमेशा ये कहा है कि जब तक आप उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वापस नहीं देते हो, वो वापस नहीं जाएंगे। आप कैंपों की बात मत करिए। आप अगर एक कैंप को दूसरे कैंप में तब्दील करेंगे, दैट इज नॉट रिहेबिलिटेशन। आप उनको यहां क्या कहते हैं इसको, जो इनका बड़ा एक सेंटर है बड़गाम वाले से, नहीं यहां जम्मू में, नगरोटा में, जगती, आप उनको जगती के एक खुले एनकैंपमेंट से कश्मीर के एक ऐसे कैंप में ले जाओगे जहां 4 दीवारी लगे हैं, तारबंदी है, गेट बंद हो जाता है, शाम को बाहर नहीं जा सकते। वो कौन सी रिहेबिलिटेशन हुई? रिहेबिलिटेशन तो मैं तब मानूं जब वो खुलेआम किसी घर में, अपने घर में रहें या किराए के घर में रहें या अपने जमीनों पे वापस जाएं और रह सकें। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप उनको वापस दें। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन दिनों में बढ़ाने के बजाय आपने घटा दिया है। वो आज अपने आप को और ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। अब अगर दिन दहाड़े सरकारी दफ्तर में बैठे बैठे उनको गोलियों का शिकार बनाया जा सकता है, अगर उस जैसे केमिस्ट दुकान के मालिक को, जिन्हें 30 साल मिलिटेंसी के सबसे खराब दिनों में कश्मीर नहीं छोड़ा, वो गोलियों के शिकार बनाए गए। जो शुपैया में फ्रूट के ट्रेड में हाल ही में 2 भाई, एक जख्मी एक मारे गए। 35 साल इस पूरे दौर में मिलिटेंसी के वो नहीं भागे, आज वो भागने पे मजबूर हुए। आप कैसे कह सकते हो ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कामयाब हुई? कमांड कंट्रोल में प्रॉब्लम है या कुछ और है? कमांड कंट्रोल पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम? देखना, वो मैं कह नहीं सकता हूं। मैं कमांड और कंट्रोल में हूं नहीं। इतना मैं जरूर जानता हूं। मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मेरे दौर में, और मतलब जब तक हम रियासत थे और एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर था, या आपकी मतलब गवर्नर रूल में भी, सारा कमांड और कंट्रोल यहीं पे था। आपका यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर था, उसको चेयर या तो चीफ मिनिस्टर या गवर्नर्स रूल में गवर्नर करते थे। सारे ऑर्गेनाइजेशंस की वहां पे नुमाइंदगी होती थी, खुलेआम वहां पे बात होती थी और हालात का एक सही आपको असेसमेंट मिल जाता था। आज उस यूनिफाइड कमांड का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, क्योंकि कमांड आपके पास है नहीं। यूनियन टेरिटरी हो आप, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी जो है डायरेक्ट कंट्रोल आपके होम मिनिस्ट्री में है, तो आप यहां क्या कमांड कंट्रोल करोगे? आपके जब हाथ में है ही नहीं। मुझे नहीं याद है कि इन 2.5-3 सालों में कभी यूनिफाइड कमांड की मीटिंग बुलाई गई हो, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं। तो कमांड किसके हाथ में है और कंट्रोल किसके हाथ में है, वो मैं कह नहीं सकता हूं। अच्छा उमर साहब, ये भी बताइएगा, 370-35 से आज के दौर में नहीं है, जब आप और हम बात करें डिस्प्यूट, अपने सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले चले हैं, आपकी पार्टी और मुख्तलिफ लोग चले गए हैं, लेकिन अब विद इन द स्टेट भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कह रहे हैं ठीक है जी 370 तो अब आना है, बड़ा मुश्किल है, आए वापस ना आए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फिर विल पावर भी चाहिए। इसमें जी और भी बड़े प्रोविजंस है, अगर हम उनका इस्तेमाल कर सके, 371 है और कुछ एक्ट्स के अंदर विद इन द 371 आपकी जम्मू कश्मीर पे लागू ही नहीं है। कह रहे अगर उसका कोई सिस्टम बनता है, किसी ने आपको इस तरह का कोई इशारा दिया है कि वो करेंगे? नागालैंड में तो मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि उनको मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि उनको अपना झंडा दिया जाएगा। हमारा तो झंडा उतारा गया। चलिए ना, अब आपको हमारा झंडा पसंद ना पसंद था तो जम्मू कश्मीर का झंडा, आज तो बात चल रही है कि नागालैंड वालों को अपना झंडा दिया जाएगा। उनके लिए झंडा ठीक, हमारे लिए ठीक नहीं। अब 370 की लड़ाई हम में से कुछ लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पर नहीं लड़ रहे ना,
यहां के लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। आपने हम में से किसी एक को ये कहते हुए सुना कि अब हम इसके लिए जिद्दोजहद करके लोगों को सड़कों पर मरवाएंगे, हालात बिगाड़ेंगे? फारूक साहब के स्टेटमेंट तो ऐसे कि तैयार हो जाइए जी, अब बहुत बड़ा इम्तिहान आपने हम लड़ रहे हैं। कौन कहता है नहीं लड़ रहे? हम लड़ रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक तरीकों से। फारूक साहब ने कभी भी ये कहा हो कि हम अनडेमोक्रेटिक तरीकों से लड़ेंगे? कहते हैं हम लड़ेंगे, पॉलिटिकली लड़ेंगे, डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ेंगे, वो हमारा हक है। या आप ये कहते हो कि जम्मू कश्मीर वालों को ये भी हक नहीं है? मैं कभी इस हक में नहीं रहा हूं, या मैंने कभी ये मशवरा नहीं दिया है किसी को कि आप कानून अपने हाथ में ले लीजिए। क्या आपको लगता है कि 371 एक नामुल बदल हो सकता है, जिससे आपको लगता है कि पॉलिटिकल से भी बड़े बच जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ एक टेक लेकर आगे बढ़ सकता है? मैंने तो ऐसा कोई सुना ही नहीं है। आप कोई अब शुरुआत कर दीजिए ना, आज आप बता दीजिए कि 371 मैं क्या कोई प्रोविजन है? वो बात करें जो 370 पे अपनी लड़ाई छोड़ गए हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं 370 की अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। 371 आप उन लोगों से करिए जिन्होंने 370 पे अपने हाथ आसमान में कर लिए और कह दिया है ना कि हम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम में और उनमें थोड़ा सा फर्क है। हम स्टेटहुड पे भी बात कर रहे हैं, हम बाकी चीजों पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने वो लड़ाई नहीं छोड़ी। और हमने कहा है ना, हम सुप्रीम कोर्ट पे अपना भरोसा रखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पे अपना यकीन रखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम सड़कों पे नहीं आए, हम माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, हम धमकी नहीं देते। हमने कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को धमकी नहीं दी। हमने कहा ना हमारा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के सामने, हम सिर्फ यही गुजारिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम सुने। अब क्या ये भी मांगना गलत है? कहते हैं सुनिए। हमें लगता है कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो भारी है। और मुझे ये बात जरूर कहूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जल्दी की होती मैं घबरा जाता। मुझे लगता है कि कहीं हमारी पोजीशन थोड़ी कमजोर होगी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ये जल्द से जल्द हो। इतना टाइम सुप्रीम कोर्ट को लगा ये केस सुनने में, मुझे लगता है कि वो भी जानते हैं कि हमारा केस जो है अच्छा खासा तगड़ा है और इसके खिलाफ फैसला सुनाना इतना आसान नहीं होगा। आप बार बार कह रहे थे कि मुल्क के अंदर अभी जो क़यादत है जी, ये एक अलग सोच की क़यादत है, और इस सोच से ये तवक्को करना कि 370-35 ये हमें वापस मिले, ये उम्मीद रखना भी गलत। प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा। मैं फिर उस बात पे आता हूं ना, मैं थोड़ा सा बेवकूफ जरूर हो सकता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं। जिसने मुझसे लिया उससे मैं उम्मीद रखूं कि वो वापस भी दे देंगे। क्यों ना, ये तो मैं क्या लिया, सोच समझ के लिया ना। अब वो हम आपस में बहस का एक मुद्दा बना सकते हैं कि आपने लिया, गलत लिया, हमने देना नहीं चाहा, हम गलत हैं। लिया इन्होंने, कुछ सोच समझ के लिया। इनसे जब आप बात करेंगे तो इसको ये जस्टिफाई करते हैं, और अपनी जगह इनका पॉलिटिकल एक ये रहा है इशू। इनको मौका मिला, इन्होंने ले लिया। अब मैं ये उम्मीद रखूं कि जिसने सोच समझ के ये सारा कुछ किया हो, उनके पास मैं जाऊंगा और कहूंगा वापस दे दो, वो कहेंगे अच्छा हाँ ठीक है ले लो। वो करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे ना। तो फिर क्यों मैं लोगों को गुमराह करूं, बेवकूफ बनाऊं कि हाँ जी बस मैं अभी जा रहा हूं मोदी साहब के पास, मैं मांगूंगा और मुझे उम्मीद है कि मोदी साहब वापस देंगे। अरे मुझे पता नहीं देंगे। मैं क्यों, प्रधानमंत्री है ना, बड़े बिजी आदमी हैं, क्यों उनका वक्त जाया करूं मैं? ये मांगूं जो मुझे पता है नहीं मिलेगा। इसलिए हमने कहा ना, हमने वहां से नहीं मांगना है ना। मुझे ये उम्मीद है कि कोई ऐसी पार्टी आएगी जो ये हमें दे देगी। बहुत कम पार्टियों ने हमारा साथ दिया जब ये हटा बिल 5 अगस्त 2019। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं लोगों को यहां कहूं कि आप इंतजार करिए, आज नहीं तो कल हुकूमत बदल जाएगी। ऐसे बदलती हुई नजर नहीं आती, लेकिन वो दूसरी बात है। मैं ये भी नहीं कहूंगा लोगों को कि आप 24 तक ठहरो, 24 के बाद 25 में कोई आएगा वो आपको वापस दे देगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि अगर ये हुकूमत बदल भी जाती है
इसकी जो इसके मुतबादल जो हैं वो हमें देंगे नहीं देंगे, इसलिए हम कहते हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां तो कम से कम पॉलिटिकल नहीं होगा। आपका सुप्रीम कोर्ट है कि जब वहां से डिसीजन है कि भाई यही एक ऑप्शन है, बाकी पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। और ऑप्शन है क्या? ये सिर्फ आपकी अब एक लड़ाई है जो कोर्ट में लड़ी जाएगी, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं रही। इट्स अ पॉलिटिकल फाइट, it's a political fight. We are fighting a political fight, but we are fighting where we believe we will win. Political, आप as a मैं अगर जंग लड़ रहा हूं तो मुझे जंग कहां लड़नी चाहिए? जहां पे मुझे कामयाबी की उम्मीद हो या जहां पे मुझे पता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा? मुझे अगर मेरे पास कम ही हथियार हो, मेरे पास कम ही रिसोर्सेज हो, मेरे पास कम ही अगर सोल्जर्स हों, तो मैं उनको वहां लगाऊंगा जहां पे मुझे सबसे ज्यादा कामयाबी की उम्मीद है। तो मैं अपने रिसोर्सेज, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपना सारा मौकूफ वहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं जहां पे मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं कि मुझे वहां से कामयाबी मिलेगी। ठीक है उमर साहब, अब जरा मैं बस 2 सवाल लेके आपको फ्री कर दूंगा। मामला इलेक्शंस का भी चल रहा है, इस बीच आपकी पार्टी भी काफी एक्टिव है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, आप खुद प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी सेंट्रल कश्मीर। और इस बीच आपकी पार्टी की तरफ से एक रेजोल्यूशन भी मूव हुआ कि जनाब हम पूरी की पूरी सीटों पर खुद लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी। और सिर्फ उससे पहले चंद हफ्ते फारूक साहब ये कह चुके थे कि PAGD एक बड़ा मजबूत सिस्टम है जी, इसमें हम मिल के लड़ेंगे। तो फारूक साहब की बात को कहां पर हम माने और उमर साहब की बात को कहां पर माने? उमर साहब ने तो इस पे कोई बात नहीं की। प्रिजाइड आप कर रहे हैं तो आप नहीं, आप कर रहा हूं। और मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा ना, पार्टी का हक है अपनी राय देना। हम एक जमहूरी तरीके से काम करते हैं। मैं ज्यादा पसंद करूंगा कि मेरी पार्टी की मीटिंगों में अगर मुखालफत करनी हो तो फोरम के अंदर करें, बजाय ये कि बाहर बैठ के कोई इस तरह का काम हो। पार्टी ने अपनी राय दी, एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उन्होंने सदर साहब को कहा है कि जब हम इलेक्शन लड़ेंगे हम अपने दम पे लड़ना चाहते हैं, हमारे सिर आंखों पे। जब फैसला करना होगा इस पे हम गौर करके फैसला कर लेंगे। लेकिन अभी मैं फिर उस बात पे आता हूं, इलेक्शन का ब्यूगल बजा नहीं और यहां पे सब लगाए बैठे हैं ना कि आपका कैंडिडेट होगा, कौन होगा, आप कहां से लड़ोगे, आप कहां से उठोगे, आप किसको हराओगे। अब इलेक्शन का ब्यूगल बजने दीजिए, फिर हम फैसला करेंगे। यहां ब्यूगल ही नहीं बजता। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कहां पर है आज के दिन में? वहीं पे जहां हम खड़े थे। हम एक 5 अगस्त को हम एक पॉलिटिकल एक ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, हमने कभी ये नहीं कहा है कि हमारा एक ये सिर्फ इलेक्शन के लिए है या हम कोई एक इलेक्टोरल अलायंस कर रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी की एक्टिविटीज हमेशा अलग रही हैं, मां सिवाय वो PAGD की मीटिंग्स। उसके अलावा आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि CPM या PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कहीं हमने मिलकर कोई काम किया हो, क्योंकि हमारी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो रहती है। लेकिन हम जिस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ना चाहते हैं उसमें हम मिलकर काम करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आप जब पूछ रहे थे तो तभी ये बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन रही थी क्योंकि आपके पार्टी से ही ये खबरें बाहर आई कि जनाब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर्स हैं वो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं वो आपकी पार्टी की बड़ी नुक्ताचीनी करते हैं, लीडरशिप की नुक्ताचीनी करते हैं। तो ये किस तरीके से आगे चलेगा? मैं उसमें ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, जब वक्त आएगा फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब। लास्ट कमेंट आपका कि बदलते जम्मू कश्मीर को कैसे और आप बेहतर देखते हैं? अमन और भाईचारा, ये 2 चीजें कायम रहें, बाकी सारा कुछ ठीक होगा। सारा कुछ बाकी ना, काम भी होंगे, तरक्की भी होगी, लोगों को हम गुर्बत से निकाल पाएंगे। लेकिन इन 2 चीजों को हमें न सिर्फ जिंदा रखना है बल्कि मजबूत करना है। बहुत बहुत अगर भाईचारा रहा, अमन रहा, मैं मुतमईन होगा ना, मैं मुखालफत किसी की नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब ज्वाइन करने के लिए थे। उमर अब्दुल्ला साहब अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे कॉन्क्लेव जम्मू कश्मीर लद्दाख बदलते में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर ज्वाइन करने के लिए।